हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज बच्चों यहां पर चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए एग्जाम में बहुत उपयोगी होंगे, और साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि इनके सभी प्रश्नों के अगर आप सभी एक्सरसाइज एक एक करके सभी एक्सरसाइज का हल करना चाहते हो तो इनकी मदद से आप बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए बच्चों, यहां पर बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इसका पूरा बेसिक पढ़ा है। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय को निरूपण कैसे करते हैं, तो ये ढेर सारी बातें आपने इससे पहले वाली वीडियो में सारी सीखी हैं, उसकी एग्जाम्पल भी सीखे हैं। ठीक है, आई होप वो आपने समझ लिया होगा और अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। और उसी की मदद से आज यहां पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 मतलब कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर के सारे के सारे आपको यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले तो वही कि भाई समुच्चय होता क्या है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान के। समुच्चय क्या होता है बच्चों? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। वस्तुओं का संग्रह कहें या कुछ भी संग्रह कर लें, तो अगर वो संग्रह सुपरिभाषित है तो उसको कहते हैं समुच्चय। सीधी सी बात है, एकदम छोटी सी बात है। अगर ये कहा जाए कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो जो वर्ष के महीने होते हैं बच्चों, हर किसी को पता है कि वर्ष के महीने केवल 12 होते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर के लास्ट दिसंबर तक जाते हैं। 12 महीने हर कोई व्यक्ति बताएगा। तो एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में उसकी परिभाषा नहीं बदलती है तो उसको क्या कहते हैं? सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। इसी संग्रह को कोई दूसरा व्यक्ति भी बताएगा कि भाई जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति से पूछोगे, वो भी यही बात बताएगा कि भाई जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने वर्ष के होते हैं। तो ये वर्ष के महीनों का जो संग्रह है, ये क्या है? ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में थोड़ा सा और बदल के ये कोई पूछ ले कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के जो महीने हैं उनका समुच्चय बताओ, तो बच्चों आपको लिख देना है कि भाई जनवरी है ना, जे से स्टार्ट होता है तो जनवरी। फिर इसके बाद देखो फरवरी नहीं होता है, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून होता है तो जून लिखना है, कॉमा फिर जुलाई लिखना है। तो केवल और केवल 3 महीने ऐसे होते हैं जो जे से आरंभ होते हैं, जिसको कहते हैं जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो केवल 3 महीने होते हैं। उनको कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि वर्ष के वे महीने जो जे से आरंभ होते हैं उनका समुच्चय बनाओ, तो आपको क्या लिखना है? जनवरी कॉमा फरवरी, सॉरी जनवरी कॉमा जून कॉमा जुलाई। ये आपको 3 महीने केवल बताने हैं कि भाई ये जे से आरंभ होते हैं, ये हमारे। और बच्चों कभी भी समुच्चय को निरूपण करते हैं तो एक कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से करते हैं। ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और ये इसके अवयव कहलाते हैं, जिसको कहें जनवरी, जून, जुलाई, ये क्या है? इस समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस समुच्चय को निरूपण, समुच्चय के निरूपण की जैसा कि आपको पता है 2 विधियां होती हैं। समुच्चय के निरूपण की पहली विधि होती है जिसको कहते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, ये रूप जो लिखा है बच्चों वो आपका क्या है? रोस्टर रूप है। अगर इसी प्रश्न को हम यहां पर ऐसे लिख दें, इसी प्रश्न को अगर हम यहां पर समुच्चय निर्माण रूप में लिख दें, तो समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखा जाता है। देखो हर प्रश्न में ऐसे लिखना है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है? एक्स ये अवयव है ना, क्या है? जे से आरंभ होने वाले वर्ष के महीनों, ये एक्स क्या है? यहां पर लिखना है जे से प्रारंभ होने वाले, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने, वर्ष के महीने है ना, ये आपको लिख देना है। वर्ष के वो वाले महीने लिखने हैं जो जे से आरंभ हो रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हमारा लिखा है रोस्टर फॉर्म में, है ना। वही जो यहां लिखा है वही चीज ये लिखी हुई है। ठीक है, तो समुच्चय को निर्माण रूप में लिख सकते हैं और उसको हम रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका निर्माण रूप हो गया, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है बच्चों,
एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमसे कोई ये कहता है कि एक समुच्चय का कोई ये प्रश्न लिख लेते हैं। ये इस तरीके से समुच्चय दिया गया है, a बराबर x सच दैट x, और यहां पर लिख दे एक पूर्णांक है। एक x क्या है? एक पूर्णांक है। क्या लिख दे? x क्या है? एक पूर्णांक है। और ये पूर्णांक कितना है? यहां पर ये पूर्णांक भी लिखा जा सकता है -3 लेस देन x लेस देन 7। मतलब यहां कह सकते हैं कि जो x पूर्णांक है वो -3 से आगे, -3 से आगे और 7 से पीछे, -3 से आगे 7 से पीछे के जो भी पूर्णांक है वो आपको यहां पर लिखना है। तो इस तरीके से इसको हम रोस्टर रूप में बदल सकते हैं। ये कौन सा रूप है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। ये कह सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप है। इसको हम रोस्टर रूप में अगर बदलें तो यहां पर बदल सकते हैं। इसका रोस्टर रूप हो जाएगा इस प्रकार से। देखो कैसे लिखना है, -3 से आगे जाओ तो यहां पर लिखना है -2, फिर इसके बाद में क्या लिखना है, फिर इसके बाद में -1 लिखना है, फिर इसके बाद में 0, फिर +1, फिर +2 +3 4 5 और 6 तक लिखना है। 7 से पहले लिखना है। ठीक है, तो ये आपको क्या लिखना है? ये पूर्णांक है आपके। ये कौन से पूर्णांक हैं? जो कि -3 से आगे के और 7 से पीछे के वो सभी पूर्णांक हैं। तो बच्चों ये आपका वही समुच्चय है जो ये लिखा है और ये लिखा है, दोनों एक समुच्चय हैं। इसको कहते हैं, ये रूप जो लिखा हुआ है ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और ये हमारा रोस्टर रूप में लिखा है जिसको सूची विधि भी कहते हैं। सूची विधि या रोस्टर रूप, ये इसको कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो एक और दूसरा यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई समुच्चय B है और ये इस तरीके से है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है 6 से कम प्राकृत संख्या है बच्चों। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। और इसको अगर रोस्टर रूप में बना लिया जाए तो रोस्टर रूप में कैसे बनाओगे? देखो वही बिल्कुल समुच्चय है, इसलिए नाम तो बदलेगा नहीं, वही भी रहेगा। अब यहां क्या करना है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या बनानी है। 6 से कम 5 होता है, 4 होता है, 3 2 है ना। प्राकृतिक संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं, तो 1 2 3 4 5 तक लिखना है। 6 से कम लिखना है, 6 से कम मतलब 5 तक लिखना है। तो ये सब हमने जो संख्याएं लिखी हैं वो इसके अवयव कहलाएंगे, है ना। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? इस समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, और ये आपका जो रूप है वो रोस्टर रूप हो गया। ये आपका रूप है वो उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है बच्चों, अगर कभी ऐसा आ जाए कि एक और समुच्चय यहां पर लिख लेते हैं। मान लो समुच्चय C है और C समुच्चय इस प्रकार से है जैसे लिखा हो ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर लिख दें ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री। और इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाओ। तो कैसे बनाना है बच्चों? बिल्कुल आसान बात है। इसके जो भी अक्षर लिखे हैं उन अक्षरों के बीच में सेमी कोमा, छोटा सा कोमा लगा के हम सब लिख देते हैं। लेकिन शर्त ये होती है इसके लिखने में कि जो भी 2 बार कोई अगर अक्षर लिखा है तो उसको 1 बार लिखना होता है। कोई भी अवयव डबल रिपीट नहीं किया जाता है। ये हमारे समुच्चय के लिखने का तरीका होता है कि कोई भी ये जो अवयव होता है वो उसको रिपीट नहीं किया जाता है। तो हमें यहां पर लिखना है T, R, I, G, O, N। अब देखो O फिर से आ गया, उसको 2 बार नहीं लिखना है क्योंकि 1 बार O हमारा लिख चुका है। फिर इसके बाद में लिखना है M, फिर इसके बाद लिखना है E। अब देखो T भी नहीं लिखना है क्योंकि T आगे लिख चुके हैं, है ना। R भी नहीं लिखना है क्योंकि R हम लिख चुके हैं। और फिर यहां पर लास्ट में क्या लिखना है? बाई लिखना है। ठीक है, तो ये है बच्चों, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का अगर हम समुच्चय बनाना चाहें तो देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये आपका कौन सा रूप हो गया? ये आपका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे से प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे एक और यहां पर कोई समुच्चय ले लेते हैं। मान लिया हमने एक समुच्चय D है और वो है x, इस प्रकार से लिखो। ये हमारा लिखा है, मान लेते हैं x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। चलो प्राकृत संख्या ना लिखो, विषम प्राकृत संख्या लिख दो। एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम
प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या है। तो इस तरीके से बताओ इसको कैसे लिखोगे? तो विषम वाली प्राकृत संख्याएं आपको लिख देनी है। विषम प्राकृत संख्या को मतलब जो 2 के पाड़े से डिवाइड नहीं हो रही हैं वो सभी संख्याओं को आपको यहां लिख देना है। ठीक है, वो सब विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इन सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को यहां पर लिखना है। ये हमारा रूप जो है ना रोस्टर रूप कहलाएगा। और ये लिखा है, ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो कभी भी समुच्चय को जब निरूपित करते हैं तो 2 रूपों में से हो सकता है ये रूप दिया जाए, आपसे ये रूप पूछ लिया जाए, या ये रूप दिया जाए तो ये रूप पूछ लिया जाए। समुच्चय को निर्माण रूप में लिख सकते हैं या फिर उसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये तो बातें बिल्कुल सिंपल सी हैं, समझ में आ गई होंगी, है ना। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपने जब हमने बेसिक पढ़ाया था तो ये भी बातें आपको बताई थी कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं समुच्चय के प्रकार पर, जैसे रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमेय समुच्चय क्या होता है, जिसको कहें परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समष्टि समुच्चय क्या होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन, अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। देखो यहां पर लिखा है 2 से भाज्य एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से जो भाज्य है उस विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बताओ। तो बच्चों मान लेते हैं कि वो समुच्चय हमारा ए है। यहां पर ऐसी कोई संख्या बताओ जो 2 से विभाजित हो रही हो और विषम हो। ऐसी कोई भी बच्चों संख्या होती ही नहीं है जो विषम हो और 2 से विभाजित हो जाए। जैसे विषम संख्याएं आपको पता है ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सभी संख्याएं विषम संख्या हैं। ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो भाई ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये तो रिक्त समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है जो विषम हो और 2 से विभाजित हो जाए, इसलिए इसको रिक्त समुच्चय कहोगे। इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये? आपका रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? आपका रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब आपसे ये कोई पूछ दे कि भाई सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो बच्चों वो क्या है? देखो यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या हो और अभाज्य हो, तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही है कि सम संख्या हमारी 2 होती है और 2 संख्या अभाज्य भी होती है। सम अभाज्य संख्या 2 है, तो यहां पर हमें यहां पर एक अवयव इस समुच्चय का मिल जाएगा। मान लिया ये समुच्चय हमारा बी है और यहां पर आपको क्या लिखना है? 2 संख्या हमारी सम होती है और ये अभाज्य भी होती है। तो सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये समुच्चय, इसको क्या कहोगे आप? एकल समुच्चय कहोगे। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या कहना है यहां पर? रिक्त समुच्चय नहीं है, यह है रिक्त समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या लिखना है यहां? अर्थात ये आपका क्या है? एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। इसको हम एकल समुच्चय कहेंगे क्योंकि यहां पर केवल और केवल एक अवयव है ना। ये एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय आपका नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहां पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये पहचान के बताओ कि ये आपका परिमित समुच्चय है या फिर अपरिमित समुच्चय है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये बच्चों बिल्कुल एकदम सही है, परिमित समुच्चय है। क्यों परिमित है? क्योंकि आपको पता है कि वर्ष के जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय के जो अवयव हैं वो कितने हैं? 12 हैं। अगर किसी समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके तो उसको कहते हैं परिमित समुच्चय, और यदि अवयवों की गिनती हम गिन नहीं सकते हैं तो फिर उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। यहां पर हम गिन सकते हैं कि वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12, तो ये आपका क्या है? परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप? परिमित समुच्चय कहेंगे। और यहां पर देखो दूसरा जो आपका लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न, उसमें आप देखो लिखा है पहला अवयव 1 है, दूसरा अवयव आपका 2 है, तीसरा अवयव आपका 3 है और फिर डॉट डॉट करके आगे छोड़ दिया गया है।
तो हम अब इसकी गिनती नहीं बता सकते कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, इसलिए इस समुच्चय को हम कहेंगे अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। क्या कहेंगे इसको? अपरिमित समुच्चय कहेंगे, क्योंकि यहां पर हम इस समुच्चय के अवयवों को गिनती नहीं गिन सकते, है ना, गिन नहीं सकते कि कितने इसमें अवयव हैं। अब यहां बता दो बच्चों, यहां पर क्या लिखा है, 1 से लेकर के पूरे 100 के 100 आपके यहां पर पूर्णांक है ना, 1 से लेकर के 100 तक पूरे सभी धन पूर्णांक लिखे हैं, या ये कहें कि प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय है। तो यहां पर हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसके अवयवों को काउंट कर सकते हैं, 100 इसके अवयव हैं। इसलिए यहां पर इस समुच्चय को हम कहेंगे ये परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित, परिमित समुच्चय इसको कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे हम परिमित समुच्चय है। इसके बाद बच्चों लिखा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब क्या आपको पता है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने होते हैं? बिल्कुल भी पता नहीं है। 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से आगे चलोगे, 100 के बाद 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा और अनंत तक चले जाएंगे। तो यहां पर हम गिन नहीं सकते कि इसके अवयव कितने हैं। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों की गिनती नहीं गिन सकते, इसलिए इसको क्या कहोगे? अपरिमित कहोगे। क्या कहोगे? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा समुच्चय कैसे हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है बच्चों, अपरिमित, चलो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। इसके बाद लिखा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बता दो। 99 से छोटे, पहले तो अब हम ये कह सकते हैं कि 99 से छोटी जो संख्याएं होंगी उनकी भी हम गिनती गिन सकते हैं, और 99 से छोटे जो हमारे ऐसे पूर्णांक जो अभाज्य हैं, अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित नहीं हो सकते हैं, उनकी भी हम गिनती गिन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो समुच्चय आपका परिमित समुच्चय होगा। आपको बता दें कि बच्चों जो अभाज्य संख्याएं होंगी, 99 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? जैसे हम कहें अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं, और लास्ट में 97 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 99 से छोटी हैं और अभाज्य हैं। ये देखो सभी संख्याएं अभाज्य हैं और सभी संख्याएं 99 से छोटी हैं। अगर इनकी गिनती गिनी जाए तो बच्चों यहां पर आपको बता दें कि यहां पर 25 संख्याएं निकलेंगी। कितनी होंगी संख्याओं? ये अवयवों की संख्या कितनी होगी? यहां पर अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या बराबर 25 होगी। ठीक है, अगर आप गिनो पूरे यहां पर निकालो भाई, 2, 3, 5, 7, इसके बाद 7 के बाद देखो 9 नहीं, 9 तो विभाजित हो जाएगा, तो 11 कहोगे, 11 विभाजित नहीं होगा, 13 विभाजित नहीं होगा, 17 विभाजित नहीं होगा, 19 विभाजित नहीं होगा। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाओगे तो कहां तक? 97 तक। तो 97 तक जब आप पूरे सभी अवयव लिख लेंगे तो उनकी गिनती गिनोगे तो कितने निकलेंगे? 25 निकलेंगे। तो यहां पर हमने इनको काउंट कर लिया, गिन लिया, इसका मतलब ये आपका कैसा समुच्चय हो गया? अब हम इसको कहेंगे परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय इसको कहेंगे। अगर अवयवों को गिन लिया जाए तो फिर उसको कहते हैं परिमित समुच्चय, अगर ना गिन पाए तो हम उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अवयवों की गिनती ना गिन पाए तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा बता दो समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय बच्चों ऐसे समुच्चय होते हैं जिसके अवयव यदि समान हो, बिल्कुल वही हो, गिनती में समान नहीं। जैसे हम कहें कि एक समुच्चय हमारा, देखो हम यहां लिख देते हैं समान समुच्चय। क्या लिख देते हैं? समान समुच्चय। क्या होते हैं समान समुच्चय? ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव अर्थात दोनों के अवयव बिल्कुल सेम हो, एक ही अवयव होते हैं समुच्चय। जैसे मान लिया हमने एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। अगर ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं तो जो ए के अवयव हैं वही बी के अवयव हों। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ए के अवयव हैं ए, बी, सी, डी, और बी के अवयव यहां पर लिख दें सी, डी, ए, बी, ऐसा कुछ लिख दें। तो बच्चों जो ए के अवयव हैं वही देखो बिल्कुल जस्ट बी के अवयव हैं, इसलिए ये दोनों समुच्चय कैसे कहे जाएंगे? दोनों समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहेंगे। दोनों समुच्चयों को क्या कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी आप ले सकते हो। जैसे दूसरा उदाहरण हम कहें कि
दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कोई समुच्चय ए है ना, जिसके अवयव यहां लिख दें 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख दें, और एक समुच्चय कोई बी है जिसके अवयव यहां लिख दें 4, 6, 2, 8 ऐसे लिख दें। तो भाई अवयव तो वही है, इधर का उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी समुच्चय के अवयवों का क्रम अनिवार्य नहीं होता है ना। बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर कभी कोई समुच्चय के अवयव 2 बार लिखे हैं तो उसको 1 बार काउंट करना होता है। जैसे समुच्चय में 2,2 2 बार लिखा होता तो हम उसको 1 बार मानते केवल। यहां पर अगर ये समुच्चय हमारा ऐसा लिखा हो, कोई समुच्चय ए बराबर 2,2, 4, 6, 8, हमसे कोई ये पूछे कि इस समुच्चय के अवयव कितने हैं, तो आपको लिखना है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब 4 अवयव लिखना है, 5 नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पर ये 2 बार लिखाई ही नहीं जाता है, ये तो आपको भ्रम करने के लिए लिख दिया गया है। ठीक है, तो अवयव कितने गिन के बताना है, 4। करेक्ट। तो कोई 2 समुच्चय समान समुच्चय तब कहे जाते हैं जब ए के अवयव और बी के अवयव बिल्कुल ठीक वही अवयव ए के हों, वही अवयव बी के हों। ठीक है, और यदि ऐसा हो कि ए और बी के अवयवों की केवल संख्या बराबर हो, जैसे ए समुच्चय है, एक बी समुच्चय है, ए के अवयव हमने लिख दिए ए, बी, सी, डी, और हम यहां पर बी के अवयव लिख दें 2, 3 या 4, 6, 8 ऐसा लिख दें, तो बच्चों ये दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय। ए के अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, ए के अवयवों की संख्या बराबर में बी के अवयवों की संख्या हो, तो समुच्चय ए व बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ये दोनों समुच्चय कैसे कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। यदि ए के अवयव जितने हों उतने ही संख्या में बी के अवयव हों, तो दोनों समुच्चयों को, ए और बी दोनों समुच्चयों को क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्चय कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए कुछ और आगे की बातें समझें। अब बच्चों इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें कहता है कि एक समुच्चय ए दिया गया है और उस समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2 और एक अवयव है 3,4। ये आपका एक समुच्चय के रूप में अवयव लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक इसका अवयव है, 5 भी इसका एक अवयव है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात सही नहीं है, और क्यों सही नहीं है, ये हमें यहां पर कारण भी बताना है। यहां पर हमें ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है या ये सही नहीं, कौन सा इसमें से सही नहीं है। कुल मिला के यहां पर 11 प्रश्न आपसे पूछे गए, और मेरे ख्याल से अगर ये 11 प्रश्न आपको समझ में आ गए तो फिर तो ये समझो कि पूरा काम ये कह सकते हैं ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न है ना। एनसीईआरटी की जो 1.3 एक्सरसाइज है उससे संबंधित प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर, ऐसे समझो, और बिल्कुल एकदम आसान। देखो आपको पता है कि उप समुच्चय क्या होता है बच्चों? उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय जैसे ए और बी 2 समुच्चय हैं, अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव होता है तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर ए बी का उप समुच्चय होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए सबसेट बी, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, यहां पर अगर ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव होता है तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, और इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, ए बी का उप समुच्चय है तो ए सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। क्लियर है ना? तो हम यहां पर देख रहे हैं, ध्यान से समझना है कि एक आपका ये एक कोई समुच्चय है और इसमें से 3,4, देखो ये लिखा है 3,4 सबसेट है ए का। देखो 3,4 तो बच्चों इसका एक अवयव है, ना कि ये देखो इसका एक अवयव 1 है। जब भी कभी अवयव की बात आती है, अवयव, तो इसमें बिलोंग टू का निशान लगाया जाता है। 3,4 ये मंझले कोष्टक में लिखा है, ये इसका एक अवयव है। 3,4 जो है ये इसका एक अवयव है जो कि ए को बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से ये तो सही है, बिल्कुल है ना। अगर ऐसा लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सबसेट का निशान लगाओ
तो 3,4 जो है ये किसका अवयव है, और उसका अगर हम यहां पर इस प्रकार से सेट बना लें और इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका ए का उप समुच्चय है। समुच्चय ए का उप समुच्चय क्या है, 3,4 का जो आपका ये समुच्चय बनेगा 3,4 एक बिंदु, एक समझो एक अवयव है, इस समुच्चय का एक अवयव 3,4 है, और इस 3,4 को हमने यहां मंझले कोष्टक में रख दिया तो ये किसका समुच्चय बन गया। तो ये उप समुच्चय हो गया काय का, ए समुच्चय का ये एक उप समुच्चय है। तो यहां पर ये लिखा है, ये बिल्कुल एकदम असत्य लिखा है। क्या लिखा है, असत्य लिखा है, क्योंकि 3,4 मंझले कोष्टक में बंद ये तो आपका एक अवयव है, बिल्कुल ये असत्य लिखा है। क्या लिखा है, असत्य है। चूंकि यहां पर ऐसे लिख सकते हो 3,4 जो है 3,4 ये मंझले कोष्टक में बंद कर दें, और ये है आपका एक अवयव ए समुच्चय का अवयव है, इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये लिखा होता है तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर तो कोई ये लिखा है, ये बिल्कुल सत्य लिखा है। ये क्या है, ये बच्चों सत्य लिखा है, ये इसका एक अवयव है, ये सही लिखा है। अच्छा यहां देखो बच्चों, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। देखो 3, ये जैसा कि हमने अभी आपको बताया 3,4 ये इसका अवयव है, इसका हमने मंझले कोष्टक में लिख दिया तो एक समुच्चय हो गया, जो कहां से आया है, ए समुच्चय का ही अवयव है। ये टोटल जो अवयव इसमें लिखा है वो कहां से आया है, ए समुच्चय का अवयव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका उप समुच्चय है। ए का उप समुच्चय क्या है, 3,4 जो लिखा है ये टोटल मंझले कोष्टक में बंद करने के बाद जो समुच्चय बन रहा है वो उप समुच्चय होगा, इसका बिल्कुल सत्य लिखा है। क्या लिखा है, ये सत्य। इसके बाद बताओ 1, ये 1 जो लिखा है क्या इसका एक अवयव है, ए का अवयव है, बिल्कुल है। देखो ए का अवयव 1 भी है, ए का अवयव 2 भी है, ए का अवयव 3,4 मंझले कोष्टक में ये भी इसका अवयव है, 5 भी इसका एक अवयव है। तो ये एक जो है वो इसका एक अवयव है, बिल्कुल सत्य लिखा है, यहां पर कोई झूठ वाली बात नहीं, एकदम सत्य लिखा है। ठीक है, ये असत्य नहीं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखो आगे की बात करो, 1 लिखा है, 1 जो 1 है ना, 1 ये आपका ये एक अवयव है, ये एक उप समुच्चय नहीं है। क्या है, अवयव। अगर इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें तो बिल्कुल एकदम सत्य हो जाएगा, है ना। एक जो है ना वो इसका अवयव है, यहां पर इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो अवयव का निशान लगाना है। 1 अवयव है ए का, है ना, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, ए का, ए में एक अवयव 1 है, इसको ऐसे पढ़ सकते हो, है ना। 1 बिलोंग टू ए का मतलब क्या है, ए का एक, ये एक जो है वो एक अवयव है, ना कि इसका एक उप समुच्चय है। ये बिल्कुल असत्य लिखा है। क्या लिखा है, असत्य लिखा है। अच्छा आगे बताओ, 1, 2, 5, 1, 2, 5 देखो 3 अवयव के लेकर के समुच्चय के 3 अवयव यहां पर ले लिए गए हैं। वो कहां से आए हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं। तो अगर ये वाले के समुच्चय के अवयव इस समुच्चय के ही अवयव होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस समुच्चय को समुच्चय ए का उप समुच्चय कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य लिखा है। क्या लिखा है, सत्य लिखा है ना। यहां समुच्चय ए के ये 3 अवयव हैं और तीनों अवयवों को मंझले कोष्टक में लिख दिया तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया, जो कि कहां से आए हैं, ए समुच्चय के ये अवयव है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य लिखा है। इसके बाद बताओ 1, 2, 5 ये कहता है अवयव है। भाई अवयव कहां से है, 1, 2, 5 ये एक अवयव नहीं है, बल्कि ये 3 अवयव हैं कहां से, समुच्चय ए के, है ना। और इसमें लगा है मंझला कोष्टक, इसका मतलब ये तो सबसेट हो गया, है ना, सबसेट हो गया, मतलब ये आपका बिल्कुल असत्य लिखा है। क्या लिखा है, असत्य। ये इसका अवयव नहीं है बल्कि सबसेट है। यहां पर उप समुच्चय का निशान ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, उप समुच्चय का निशान लगा के इसको सही कह सकते हो। अवयव का निशान लगा है, ये इसको अवयव का निशान पढ़ते हैं, वैसे है तो बिलोंग टू का। ऐसे समझो कि ए का ये एक अवयव है ही नहीं अवयव, ये तो एक उप समुच्चय बन के तैयार हुआ है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। अब बताओ 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो कोई बच्चों यहां से इसको कह सकते हैं कोई इसका उप समुच्चय है ही नहीं। 3 और 4 एक ये कॉमन टोटल मिला के इसको एक अवयव कहेंगे, जिसको मंझले कोष्टक में लिखा है ये इसका अवयव है। यहां पर 1, 2, 3 इसका उप समुच्चय नहीं है। आपको क्या लिखना है, असत्य लिखा है। क्या लिखना है, असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है,
अच्छा भाई बताओ, फाई ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए में कोई अवयव फाई है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। बिल्कुल असत्य है, ये भी बात असत्य है। फाई सबसेट ऑफ ए बिल्कुल सही है बच्चों, किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय फाई होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। ए कोई समुच्चय है, उसका एक उपसमुच्चय फाई होता है, बिल्कुल सही लिखा है। किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है, एकदम ठीक लिखा है। अब यहां बताओ भाई ये क्या सही लिखा है या गलत? कहता है कि फाई जो है वो उपसमुच्चय है, फाई लिखा है और फाई के बाद देखो ये मंझला कोष्टक लगा है, इसका मतलब है कि ये समुच्चय का अवयव है ना। तो यहां पर ये बिल्कुल एकदम असत्य लिखा है। क्या लिखा है? ये असत्य लिखा है। देखो ध्यान दें, इस समुच्चय ए में, यहां पर इस समुच्चय ए में जो फाई है, फाई इसका कोई अवयव ही नहीं है। अगर इसका एक अवयव फाई होता, इस समुच्चय ए का एक अवयव फाई होता और उस फाई को मंझले कोष्टक में बंद कर देते तो इसका उपसमुच्चय हो जाता, तो सही हो जाता। लेकिन यहां पर बिल्कुल असत्य लिखा है, क्योंकि ए का कोई भी अवयव फाई नहीं है, ये असत्य लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको समझना है। ये तो बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और कुछ आगे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहां बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों में आपसे पूछा गया है उपसमुच्चय ज्ञात करो। बहुत आसान सा काम होता है, जैसे कोई समुच्चय हमें दिया जाता है तब उसका हमसे उपसमुच्चय पूछा जाए, तो आपको ये तो शायद पता ही है कि जो उपसमुच्चय है, एक किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय फाई लिखना है। एक उपसमुच्चय स्वयं जो होता है समुच्चय, उसको ही लिख देना है, वही समुच्चय उपसमुच्चय भी कहलाता है। बाकी यहां पर देखो इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं पहले प्रश्न में इस समुच्चय को हम ए नाम दे दें, तो ए बराबर कोई ऐसे है, मान लेते हैं ये ए समुच्चय आपका है जिसका अवयव केवल ए है। तो अब यहां पर देखो एक समुच्चय, तो इसका एक फाई हो जाएगा। उपसमुच्चय क्या करोगे आप? उपसमुच्चय। वैसे उपसमुच्चय की अगर संख्या आपसे पूछी जाए कि इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे, इस समुच्चय के उपसमुच्चय कितने होंगे, तो आपको याद रखना है उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। 2 की पावर n और n बराबर होता है अवयवों की संख्या। यहां पर केवल एक अवयव है, 2 की पावर 1 मतलब 2। यहां पर कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे? 2। तो एक समुच्चय तो आपको लिखना है, उपसमुच्चय लिखना है फाई। क्या लिखना है? उपसमुच्चय। एक उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय हम लिखते हैं फाई, और एक लिखते हैं स्वयं समुच्चय। जो भी समुच्चय दिया जाए उसका ज्यों का त्यों लिखना है। तो एक समुच्चय फाई और एक समुच्चय स्वयं समुच्चय लिख के हम यहां पर 2 इसके उपसमुच्चय लिख देंगे। इस समुच्चय के 2 उपसमुच्चय होंगे, एक फाई होगा, एक स्वयं होगा। इसका बताओ बच्चों, इसका क्या क्या करना है? ये हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, इसमें अवयव कितने हैं? देखो मान लेते हैं ये हमारा कोई समुच्चय बी है, इसके अवयव कितने हैं? ए कॉमा बी हैं। यहां पर इसमें 2 अवयव हैं। कह सकते हैं उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, यहां लिख के बता देते हैं। हालांकि यहां पर पूछा नहीं गया है उपसमुच्चयों की संख्या, तो आपको याद रखना है 2 की पावर n होता है। 2 की पावर यहां पर देखो अवयव कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। 4 उपसमुच्चय इसके बनेंगे। तो आपको यहां लिखना है उपसमुच्चय। क्या लिखना है? उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय हमने जैसा कि बताया कि सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय फाई होता है। प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय तो फाई लिखना है, एक लिख देते हैं फाई। फिर इसमें से एक अवयव लेकर के एक समुच्चय बनाएं, दूसरा अवयव लेकर के एक दूसरा समुच्चय बनाएं, और दोनों अवयवों अर्थात स्वयं समुच्चय भी उपसमुच्चय होता है। तो यहां पर काउंट करो 1 2 3 4, 4 उपसमुच्चय यहां से हमें तैयार मिल रहे हैं। करेक्ट है। इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर देखो तीसरा जो प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या तीसरा है, उसमें भी उपसमुच्चय निकलवाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है जिसके अवयव यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, समुच्चय ये हमारा सी है, ए बी सी, इसका नाम सी दे दिया। और इस सी समुच्चय के जो अवयव हैं 1, 2, 3 हैं। इसमें आपसे कहा जाए उपसमुच्चय कितने होंगे, तो आपको यहां लिखना है उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो आपकी होती है 2 की पावर n, और n बराबर कितना होता है? n बराबर अवयवों की संख्या होती है।
यहां पर अवयव हैं 3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। ठीक है, तो यहां पर 8 उप समुच्चय बना के हमें रखना है। यहां पर लिख देते हैं उप समुच्चय। 8 उप समुच्चय बनाना है, जिसमें से आपको पता है पहला उप समुच्चय तो हमेशा और हमेशा फाई लिखना है, पहला तो फाई लिखना है, और लास्ट वाला क्या लिखना है, स्वयं जो भी समुच्चय होता है उसको लिखना है। फिर इसके बाद में देखो एक अवयव लेकर के एक समुच्चय बना लिया जाए, ये समुच्चय उप समुच्चय कहलाएगा। एक दूसरा अवयव लेकर के, जिसे यो 2 लिखा है, 2 समुच्चय का एक अवयव है, इसलिए इससे भी एक समुच्चय बनाया जा सकता है, ये भी समुच्चय आपका उप समुच्चय कहलाएगा, है ना, सी समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा। 3 ये अवयव भी इसी समुच्चय का अवयव है, इसको लेकर के समुच्चय बनाओ और इस समुच्चय को भी हम सी समुच्चय का उप समुच्चय कहेंगे। अब देखो 2 को एक साथ ले लो, 1,2 1,2 एक साथ लेकर के एक समुच्चय बनाओ और इसको भी हम उप समुच्चय ही कहेंगे। 1,3 1 और 3 2 अवयव लेकर के उप समुच्चय बनाओ, एक समुच्चय बनाओ, इस समुच्चय को भी हम उप समुच्चय कहेंगे। 2,3 यहां पर 2 और 3 2 अवयव लेकर के एक समुच्चय बना लिया, इसको भी हम एक उप समुच्चय ही कहेंगे। और अंत में हम कहें कि सभी तीनों अवयवों को 1 2 3 तीनों अवयवों को एक साथ लेकर के हमने समुच्चय बना लिया, और यह भी हमारा एक उप समुच्चय ही कहलाएगा, जो स्वयं समुच्चय है। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उप समुच्चय यहां पर बनके तैयार हो गए। ठीक है, पहले हमने फाई लिखा, इसके बाद एक अवयव लिखा, है ना, ये भी एक दूसरा अवयव ले लिया, एक तीसरा अवयव ले लिया, फिर 2 अवयवों को साथ साथ में लेकर के ये 3 समुच्चय बना दिए। देखो 1 2 3 3 समुच्चय 2 अवयवों वाले हैं, और फिर इसके बाद में अंत में तीनों समुच्चयों के तीनों अवयवों को लेकर के समुच्चय बनाया, ये भी आपका एक उप समुच्चय है। तो कुल मिला के काउंट करो 8 उप समुच्चय यहां पर बनके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अंत में पूछा गया है, चौथे नंबर पर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि जो फाई है उस फाई का उप समुच्चय बताओ। उप समुच्चय बच्चों, जो फाई होता है वो तो आपको पता है, जो फाई होता है वो रिक्त समुच्चय होता है, उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। हम कह सकते हैं यहां पर अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या बराबर, ये देखो इसका उप समुच्चय पूछा गया है, फाई में अर्थात रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या, ऐसे लिख दो, है ना, अवयवों की संख्या बराबर कितनी होती है, यहां पर इसके अवयवों की संख्या बराबर 0 होती है, इसलिए उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 की पावर n, n का मतलब 0, और 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए उप समुच्चय कितना निकलेगा, एक, केवल एक उप समुच्चय होगा जो कि स्वयं समुच्चय होगा, है ना, इसको हम कहेंगे फाई का उप समुच्चय फाई होगा। क्या होगा, फाई का उप समुच्चय, फाई का उप समुच्चय क्या होगा, फाई होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, केवल और केवल एक ही उप समुच्चय होगा जो कि स्वयं समुच्चय होगा, ये इसको लिखना है। ठीक है, फाई का उप समुच्चय क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखो कभी बच्चों ये पूछता है अगर कि घात समुच्चय क्या होता है, तो पता है ना घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय का मतलब ये कि जो हमने उप समुच्चय निकाले हैं उन उप समुच्चयों को अवयव मान लें और उसका एक समुच्चय बना दें, तो वो क्या कहलाएगा, दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे आपसे कोई ये कहता है कि ये आपका एक समुच्चय ए है और इस समुच्चय का उप समुच्चय ये है ना, तो इसका घात समुच्चय बताओ, तो कितना आपको क्या लिखना है, घात समुच्चय को पी ए लिखते हैं, मतलब ए का घात समुच्चय पी ए हो जाएगा, बी का घात समुच्चय पी बी हो जाएगा। पी मतलब जो पी है तो पी को हम पावर सेट कहेंगे, है ना, पावर सेट, इसलिए इसको पी लिख देते हैं, पावर सेट इसको पी लिख देते हैं। तो पी ए बराबर क्या लिखना है यहां पर, देखो एक आपका उप समुच्चय तो ये है और इस उप समुच्चय का हमें क्या करना है, इसको अवयव मानते हुए हम यहां पर इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये इसका क्या है, घात समुच्चय कहलाएगा। अच्छा बताओ इसका घात समुच्चय क्या होगा बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समुच्चय बी का घात समुच्चय क्या होगा, तो इसको हम पी बी लिखेंगे और इसका घात समुच्चय बराबर क्या लिखेंगे, इन सभी उप समुच्चयों को हम यहां पर मझले कोष्ठक में रख दें, एक फाई है, एक ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा 2 अवयवों वाला ए कॉमा बी है ये,
और इस तरीके से ये मंझले कोष्टक में रख दें और ये हमारे जो उप समुच्चय है ना वो अवयव के तरीके से बन जाएंगे। तो अब ये बी समुच्चय का पावर सेट कहलाएगा, हम कह सकते हैं घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, घात समुच्चय। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसका अगर घात समुच्चय पूछा जाए, हम कहें पी सी बराबर है ना सी समुच्चय का घात समुच्चय, तो क्या करना है, इनको सबको यहां लिखना है। पहले मंझले कोष्टक में इन सभी को लिख देना है। 5 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, इसके बाद में 3 लिखना है, इसके बाद में 1,2 लिखना है, 1,2 लिखना है। ठीक है, 1,2 लिखो और इसके बाद में 1,3 लिखो और फिर इसके बाद में 2,3 लिखो और इसके बाद में यहां पर 1,2,3 लिख के यहां पर इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं सी समुच्चय का ये घात समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय सी का घात समुच्चय कहलाएगा। इसको सभी को अवयव मानते हुए हम एक मंझला कोष्टक में इसको बंद कर देते हैं। मंझला कोष्टक में बंद करने का मतलब होता है समुच्चय, है ना, तो इसको हम समुच्चय के तरीके से मानेंगे, है ना। ये हमारा एक समुच्चय बन जाएगा, ये इसके अवयव हो जाएंगे, तो ये सी समुच्चय का घात समुच्चय कहलाएगा। और यहां पर ये मान लेते हैं कोई चौथा है और उसको हमने ए बी सी डी नाम दे दिया, तो डी समुच्चय का घात समुच्चय पीडी कहलाएगा। और पीडी बराबर यहां पर ऐसे देखो, इसको भी हम जो आपका उप समुच्चय फाई है उसको हम एक मंझले कोष्टक में बंद कर दें, तो ये हमारे डी समुच्चय अर्थात फाई समुच्चय का घात समुच्चय कहलाएगा। पीडी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों, घात समुच्चय का भी यहां से काम खत्म, है ना। आप समझ सकते हो घात समुच्चय क्या होता है। इसके बाद बच्चों कभी कोई समुच्चय एक अंतराल के रूप में दिया जाए, है ना, तो समुच्चय को अंतराल रूप में कैसे देखो प्रदर्शित करोगे, यहां पर इसको रब कर लेते हैं। एक समुच्चय को अंतराल रूप में कैसे निरूपित करते हैं, देखिए जैसे हमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक समुच्चय कोई दिया गया है, ये मान लेते हैं, देखो समुच्चय कोई ऐसे दिया गया है x सच दैट x बिलोंग टू r, मतलब रियल नंबर को x बिलोंग कर रहा है ना, वास्तविक संख्या को। और यहां पर ये जो x में संबंध वो ऐसे दिया गया है -4 लेस देन x और लेस देन ये बराबर का निशान लगाओ 6, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, अंतराल के रूप में लिखना है। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई अंतराल के रूप में लिखो तो इसको कैसे करना है, देखो ध्यान दें बच्चों, ये तो हमारा यहां से तो ओपन है, ये क्लोज इंटरवल है, इधर की साइड से देखो बराबर का भी निशान लगा है, तो इसको हमें यहां पर इस प्रकार लिखेंगे, ब्रैकेट इधर छोटा लगाओ और यहां पर लिख दो -4 और कोमा लगा के यहां पर लिख दो, ये बराबर का चूंकि चिन्ह है तो यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाना है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो -4,6 और ये क्लोज इंटरवल है, इधर ओपन है। ठीक है, अच्छा, और थोड़ी देर के लिए एक दूसरा ले लेते हैं, यहां पर एक दूसरा समुच्चय ले लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू r, यहां पर लिख देते हैं -12 -12 और लेस देन x लेस देन यहां पर लिख दें -10। बताओ इसको कैसे लिखोगे अंतराल रूप में, तो यहां पर हम अगर अंतराल रूप की बात करें तो बच्चों यहां पर देखो बराबर का कोई निशान नहीं है ना, ये आपका देखो इस तरीके से निशान है, तो इसका मतलब सीधा है कि जो x प्राकृतिक संख्या है वो कहां से कहां तक है, -12 से आगे और -10 से पीछे की सभी वास्तविक जो संख्या है उनका आपका ये समुच्चय है। ठीक है, तो इसको अंतराल रूप में लिखना है तो कैसे लिखना है, ये आपका देखो छोटा कोष्टक लिखना है, -12 और कोमा लगा के -10, यहां पर इसको ऐसे लिखोगे, मतलब इसका सीधा है कि -10 से -12 से आगे, -10 से पीछे जो भी नंबर है वो सारे नंबर यहां पर इस अंतराल में आते हैं। ठीक है, उस समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं, -12 से आगे, -10 से पीछे जो भी संख्याएं वो सब रियल नंबर इस समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, इसको अंतराल रूप में ऐसे लिखना है, क्योंकि यहां पर देखो बराबर का निशान न तो यहां है ना यहां, दोनों जगह बराबर का निशान नहीं है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल रखेंगे, इन बाउंड्रीज को यहां पर शामिल नहीं करना है, ऐसे समझो। ठीक है, चलो एक और यहां पर प्रश्न समझो, ऐसे लिख लो, x सच दैट x बिलोंग टू r, यहां पर हम लिख दें 3 छोटा बराबर x छोटा बराबर 4 से, ऐसे लिख दें अगर, तो देखो इसका मतलब यहां पर दोनों साइड बाउंड्री क्लोज करनी है, यहां भी बराबर है यहां भी बराबर है,
तो इसको अंतराल रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अंतराल रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो यहां पर देखो ऐसे बड़ा ब्रैकेट यहां भी बनाना है, 3 लिखना है, कोमा इधर भी बड़ा ब्रैकेट बनाना है, 4 की तरफ भी और 3 की तरफ भी, दोनों बाउंड्री सहित लेना है। 3 से 4 तक सभी वास्तविक संख्याओं का यह समुच्चय है आपका। 3 से 4 तक सभी वास्तविक संख्याओं का यह समुच्चय है। इसमें 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है और बीच की जो भी आपकी वास्तविक संख्याएं वो सब शामिल है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों, अंतराल रूप में इसको व्यक्त करना है ना, किसी समुच्चय को अंतराल रूप में व्यक्त करना। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ें। अब देखिए बच्चों, ये बिल्कुल छोटे छोटे 2 प्रश्न है। इसमें लिखता है कि यदि ax एक कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 3 5, एक कोई समुच्चय y है जिसके अवयव हैं 1 2 3, और आपसे कहता है कि x और y का यूनियन करो। यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा करना है। ठीक है, x और y के जो भी अवयव हैं सबको एक साथ लिख देते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, x इंटरसेक्शन y का क्या मतलब है, x और y के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको लिखते हैं, है ना। तो पहले यूनियन देखते हैं। देखो यहां पर x और y का जब यूनियन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, x यूनियन का निशान लगाओ और यहां पर y लिख दें, x यूनियन y, इस प्रकार से। ठीक है, x के जो अवयव हैं लिखो 1 3 5 और यूनियन का निशान लगाओ, फिर y के जो अवयव हैं उनको लिखो, ये है 1 2 3। अब यहां पर क्या करना है, देखो दोनों को एक साथ लिखना है, लेकिन शर्त वही याद रखनी है कि अवयवों को हम रिपीट नहीं करते हैं। मतलब एक यहां है एक यहां है, केवल एक बार लिखना है, ऐसा नहीं है एक एक दोनों में है तो 2 बार लिख दें 1,1, नहीं, एक बार लिखना है। इसी प्रकार देखो 2 एक बार है तो 2 तो एक बार है, लिख देते हैं। 3 यहां है, 3 यहां भी है, तो 3 को भी हम एक ही बार लिखेंगे 3, और इसके बाद में लिखेंगे 5। तो ये टोटल मिला के इसके और इसके सभी अवयवों को एक साथ लिख के हम यहां पर कहेंगे ये x यूनियन y आपका आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, x यूनियन y। और बच्चों अगर इसी में हमसे पूछा जाए कि भाई x इंटरसेक्शन y बताओ, x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है, यहां पर देखो शॉर्ट में बता दें कि यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है उसको लिखेंगे। एक भी और एक भी उभयनिष्ठ है, 1 को लिखो, 3 को लिखो, और क्या कोई उभयनिष्ठ है, कोई भी। देखो 5 यहां है लेकिन यहां तो नहीं है, इसलिए केवल 2 अवयव हैं जो उभयनिष्ठ हैं, तो इंटरसेक्शन में केवल यही दोनों अवयव को लिखना है। x इंटरसेक्शन y बराबर क्या लिखना है, 1,3 लिखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, तो इनको हमें क्या करना है, पहले यदि चाहो तो इसको ऐसे देखो, इसको x जो a समुच्चय है उसको ऐसे लिख दें। x लिखा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। क्या करना है, x जो है वो प्राकृत संख्या है, और किस प्रकार से है, 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज वाली सभी प्राकृत संख्याओं को लिखना है। मतलब 3 लिखना है, 6 लिखना है, 9 लिखना है, 12 लिखना है, 15 लिखना है, डॉट डॉट, मतलब वो सारी संख्याएं लिखनी है जो 3 के गुणज वाली संख्याएं हैं। तो ऐसी तो अनंत संख्याएं हो सकती हैं, इसको डॉट डॉट करके आगे छोड़ सकते हो। ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, 3 के गुणज वाला, है ना। 3 के गुणज वाली जो प्राकृत संख्या है उनको यहां पर लिखना है। इसी प्रकार देखो यहां पर एक समुच्चय ये हमारे पास है, एक समुच्चय है कोई बी समुच्चय क्या है, देखो यहां पर दिया गया है, ये समुच्चय बी है। बी समुच्चय में दिया गया है x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो हमें यहां पर क्या लिखना है, 6 से कम, 6 से पहले वाली लिखनी है। 6 से कम का मतलब 6 से पहले वाली जो प्राकृत संख्या है, मतलब 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिख देना है। बस 5 के आगे अगर 6 लिख दिया तो 6 से कम नहीं बल्कि 6 हो जाएगा वो तो 6 से पहले वाली, 6 से कम वाली जो प्राकृत संख्या है उनको आपको यहां लिखना है। अब बच्चों इनका यूनियन बताओ कितना करना है। यहां पर a और b का यूनियन a यूनियन b कहलाएगा, और a यूनियन b बराबर देखो क्या करना है, इसके और इसके सभी अवयवों को एक साथ लिखेंगे। देखो हमें 1 लिखना है, हमें 2 भी लिखना है, 3 तो दोनों में है तो एक बार लिखना पड़ेगा, एक ही बार है। ठीक है, 3 को भी लिख देना है, 4 को भी लिख देना है, 5 को भी लिखना है, और इसके बाद 5 के बाद देखो आगे 6 9 12 15 ये सब कुछ लिखना है। 6 लिखना है, 9 लिखना है, 12 लिखना है, 15 लिखना है, और डॉट डॉट करके आगे 3 के गुणज वाली सभी संख्याओं को यहां पर लिखना है।
3 के गुणज वाली सभी प्राकृत संख्याओं को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अगर हमसे पूछा गया है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखना है। देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, एक है लेकिन यहां तो एक है नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है। 3 यहां है, 3 यहां है, ये उभयनिष्ठ है। तो यहां पर अगर उभयनिष्ठ अवयव की बात करी जाए बच्चों, तो केवल और केवल 3 अवयव आपको यहां लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, ये आपका 3, एक समुच्चय का अवयव 3 होगा। जो इंटरसेक्शन समुच्चय होगा उसका अवयव कितना होगा, केवल 3। देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। अब यहां पर 4 है तो यहां तो 4 है नहीं, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है नहीं, केवल 3 के गुणज हैं यहां पर। तो 3 तो देखो केवल एक ही बार है ना, तो यहां पर हमें ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय जो निकलेगा उसके अवयव को लिख देना है 3। ठीक है, ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे ख्याल से किसी भी टाइप का अगर यूनियन का इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, एकता। कहते नहीं कि भाई तुमने तो यूनियन कर लिया है, यूनियन का मतलब सब लोग इकट्ठे हो गए हो। तो जितने भी अवयव हैं उनको सबको इकट्ठा कर लें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों में है तो उनको फिर एक बार लिखना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, उसमें से दोनों में जो उभयनिष्ठ हैं उनको छांटना है ना, इसमें भी हो और इसमें भी हो। इसको यूनियन के लिए बच्चों इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, जैसे ए यूनियन बी है, उसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि ए या बी, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। ए या बी का मतलब है ए में हो या बी में हो, है ना, ए में हो या बी में हो, या अथवा ए और बी दोनों में हो, तो उसको हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं। और यदि ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी देखो ऐसे पढ़ते हैं, ए और बी, इसको ए और बी पढ़ते हैं। ए और बी का मतलब क्या है, ए में हो और बी में भी हो, जो ए में हो जो बी में हो, दोनों में हो, वो वाले आपको यहां लिखना है। ठीक है, ए के अवयव और बी के अवयव जो कॉमन वाले हैं, ए में हो और बी में हो, और लिखा है इसका मतलब इंटरसेक्शन, या लिखा है इसका मतलब यूनियन। ठीक है, इसमें कभी भ्रम नहीं करना है। अगर बाय द वे यूनियन या संघ लिखा ना मिलता हो, अगर या लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए यूनियन है। ठीक है, तो और इसी प्रकार ये इंटरसेक्शन का निशान सर्वनिष्ठ ना हो, है ना, या फिर इंटरसेक्शन ना लिखा हो और लिखा हो, तो इसका भी मतलब आपको क्या समझना है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, उभयनिष्ठ अवयवों को छांट के लिखना होता है। करेक्ट है। चलिए देखो एक प्रश्न और यहां पर छोटा सा प्रश्न लें, इसको रब कर लेते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न देखो यहां पर ले लेते हैं। हमने कोई 2 समुच्चय मानने हैं। देखो मान लेते हैं एक समुच्चय कोई ए है, एक समुच्चय कोई बी है, और ए समुच्चय के अगर हम अवयव यहां पर मान लेते हैं, कोई समुच्चय ए, और ए समुच्चय के अवयव हमने मान लिया ए कॉमा बी है। एक कोई समुच्चय बी है और इस बी समुच्चय के अवयव हमने मान लिए ए कॉमा बी कॉमा सी है। ठीक है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ए समुच्चय के अवयव हैं ए कॉमा बी, और बी समुच्चय के अवयव हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। आपसे प्रश्न में यह पूछा गया है, क्या ए सबसेट बी है? क्या ये है, बताओ आप। देखो बच्चों ये सबसेट का निशान है ना, बल्कि इसको तो हम कह सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर सबसेट है। क्या है बच्चों, प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये कि अगर समुच्चय ए का अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव होते हों, लेकिन बी का एक अवयव ऐसा जरूर हो जो ए में ना हो, अर्थात ए और बी बराबर बराबर ना हो, ऐसे समझो, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब उचित उपसमुच्चय। क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो बच्चों क्या ये इसका उचित उपसमुच्चय है, तो आपको लिखना है हां उचित उपसमुच्चय है। क्या लिखना है, ए सबसेट बी है। क्यों है, आगे यहां आप रीजन लिख सकते हो, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हैं, तथा यह भी आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है कि ए और बी दोनों आपस में कैसे बराबर नहीं है। ए का
यहां पर जो बी समुच्चय है, बी का एक अवयव ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है जो ए में नहीं है। देखो यहां पर सी है अलग से जो कि ए में नहीं है, मतलब ए और बी दोनों आपस में बराबर। अगर सी भी यहां पर हो जाता तो फिर दोनों आपस में कैसे हो जाती, बराबर हो जाती। तो यहां पर ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इस समुच्चय को क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है कि ये बिल्कुल आपका प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद में यही एक ए यूनियन बी अगर पूछ लिया जाए, मान लो ए और बी का दोनों का यूनियन बता दो, तो बच्चों अगर इन दोनों का यूनियन पूछा जाए तो आपको लिखना है, देखो ए बी सी, तो भैया यहां पर ए बी है, यहां भी ए बी है, लिखना तो एक ही बार होता है, तो ए लिखें, बी लिखें और सी लिखें। बच्चों एक बात और समझो कि अगर ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय होता है तो इनका जब यूनियन निकालते हैं तो ए यूनियन बी बराबर क्या मिलता है, हमें बी मिलता है। देखो ये क्या है, बी है, ए यूनियन बी बराबर क्या मिलता है, बी मिलता है। यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय होता है तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी होता है। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत जगह यूज आता है। ठीक है, कि अगर ए बी का उचित उपसमुच्चय होता है तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें। देखो ये हमारे पास एक बिल्कुल क्वेश्चन है, अलग से ही क्वेश्चन है कि ए समुच्चय के अवयव हैं ए कॉमा बी, बी समुच्चय के अवयव हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और क्या ए का बी उचित उपसमुच्चय है, तो आपको लिखना है बिल्कुल है, क्योंकि ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हैं, जबकि ए और बी आपस में बराबर नहीं है। यूनियन निकालो, दोनों को इकट्ठा कर दो, और यूनियन जब भी करोगे उचित उपसमुच्चय में क्या होता है कि ए यूनियन बी बराबर बी होता है। ठीक है, अगर ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर बी होता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं अगला। देखिए, और अगला प्रश्न है, यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं ए और बी, दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं या नहीं, क्या ऐसे पूछा है, क्या ए तथा बी दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 और बी बराबर कोई ऐसा समुच्चय दिया गया है जिसमें लिखा है एक्स सच दैट, एक्स किस प्रकार से है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, जो एक्स है वो क्या है, प्राकृत संख्या, अर्थात ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और वो कौन सी प्राकृत संख्या है, यहां पर लिखा है 4 से 6 तक। तो कोई एक पल का निशान है ना, एक्स का मान 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 से 6 के बीच में, अर्थात 4 से 6 तक जो भी आपकी प्राकृत संख्या है वो आपको यहां पर लिख के बतानी है, वो समुच्चय बी के अवयव हैं। जबकि ए समुच्चय के जो अवयव हैं वो आपको दिए गए हैं, देखो यहां पर दिया है, जो ए समुच्चय है उसके अवयव हमें यहां पर 1 2 3 4 दिए गए हैं। समुच्चय बी है उसके अवयव यहां पर हमें दिए गए हैं, उसके अवयव हैं 4 5 6, इसके अवयव दिए गए हैं। तो अब ये दोनों समुच्चय हमें दिए गए हैं और यहां से हमसे ये पूछा गया है क्या ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। तो बच्चों बताए ना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो असंयुक्त समुच्चय होते हैं उनमें इंटरसेक्शन निकाला जाए तो फाई निकलता है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है। ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसे दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होता है, अर्थात कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो बच्चों यहां पर बताओ ए और बी के अवयव क्या कोई उभयनिष्ठ हैं, तो आपको आंसर देना है उभयनिष्ठ, 4 अवयव उभयनिष्ठ है। मतलब यहां से अगर ये निकालें कि ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको क्या लिखना है, 4, ये आपको लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 लिखना है। तो बच्चों जैसे ही आपने ए इंटरसेक्शन बी देखा तो आपको ये लग रहा है कि भाई ये फाई तो नहीं है। अगर ये फाई आता, ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय फाई आ जाता, अर्थात रिक्त समुच्चय आ जाता, तो इसको हम लिखते हैं कि ए बी दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई, अतः ए व बी असंयुक्त समुच्चय नहीं हैं, असंयुक्त समुच्चय नहीं हैं। अच्छा, एक असंयुक्त समुच्चय का उदाहरण समझो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक दूसरा उदाहरण यहां पर ले लें
कि एक समुच्चय कोई ए है जिसके अवयव हैं 1, 3, 5, 7, 9 कुछ इस प्रकार से। एक कोई समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10 कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो यहां देखो 5 निकलेगा। ए में और बी में कोई भी अवयव एक दूसरे का उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। इसमें है विषम संख्याएं, इसमें है सम संख्याएं, तो सम संख्याएं विषम संख्याएं बिल्कुल अलग अलग होंगी, ये तो पक्की बात है। तो यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं यहां पर ए और बी दोनों समुच्चय कैसे हैं, असंयुक्त हैं। अतः ए व बी असंयुक्त, ए व बी दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, समुच्चय हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, दोनों समुच्चय कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन का मान क्या है, 5 है। करेक्ट है। अब देखो दो समुच्चयों का अंतर बच्चों कैसे याद करते हैं, दो समुच्चय दिए जाए उनका अंतर कैसे याद करते हैं, एक प्रश्न पहले लेते हैं। देखो दो समुच्चय दिए हैं, यदि x बराबर ए बी सी डी, इसके अवयव हैं, बाई समुच्चय कोई है, इसके अवयव हैं एफ बी डी जी। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि x माइनस बाई, मतलब x और बाई का दोनों का अंतर बताओ। यहां कहता है बाई माइनस एक्स बताओ, और तीसरे प्रश्न में पूछता है कि x और बाई दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो समुच्चय हमें बता दो। बिल्कुल बताएंगे, यहां पर बिल्कुल आसान काम तो ये है कि भाई अगर हम x माइनस बाई निकालेंगे तो x के जो अवयव हैं वो है हमारे पास a b c d, और इसमें से हमें बाई के अवयवों का अंतर करना है, मतलब f b d g वाले अवयवों को अंतर करके घटा देना है। कैसे करते हैं, देखो x माइनस बाई का मतलब है x में हो मगर बाई में ना हो, मतलब बाई वाले अवयवों को कैंसिल करना है। जो यहां पर अवयव बचेंगे वो x में होंगे, बाई में नहीं होंगे, ऐसे समझो, है ना। x में हो लेकिन बाई में ना हो, तो यहां पर क्या करना है, देखो a तो लिख देना है भाई, a तो हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, a यहां है, a यहां है ही नहीं, है ना, तो a लिखना है। b यहां है, b यहां है, कैंसिल हो रहा है। c भी कैंसिल नहीं हो रहा है, c को आपको लिख देना है। d और d भी आपका कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों केवल और केवल यहां पर x माइनस बाई में दो अवयव बचे हैं, a, c। यहां पर a, c दोनों अवयव ऐसे हैं जो x में तो हैं मगर बाई में नहीं है। ध्यान से समझो, तो x में ये दोनों अवयव हैं, बाई में ये दोनों अवयव नहीं हैं। x में हो किंतु बाई में ना हो। अब अगर यहां पर बाई माइनस एक्स निकलवाया गया है तो उसको समझो, बाई माइनस एक्स का क्या मतलब है। अब यहां बाई में हो किंतु x में ना हो, वो अवयव यहां पर लिखना है। x का ये बाई समुच्चय है, उसको लिखने अवयव हैं एफ बी डी जी, और इसमें से हमें x के अवयव को घटाना है। x के अवयव हैं a b c d। ठीक है, अब यहां से देखो बाई के जो समुच्चय हैं, बाई के जो समुच्चय के अवयव हैं वो हमें यहां पर बचे हुए लिखने हैं। देखो a यहां पर क्या है, f, इसमें कहीं f है क्या, नहीं है, तो आपको f तो लिख देना है। b यहां है, b यहां है, कैंसिल हो जाएगा। d यहां है, d यहां है, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहां पर g लिखना है, जो कि g जो है वो यहां तो है मगर यहां नहीं है। इसी प्रकार f यहां पर है, बाई में है लेकिन x में नहीं है, तो वो वाले अवयव लिखने हैं जो बाई में हो किंतु x में ना हो। तो आपको यहां पर f लिखना है और g लिखना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। b d यहां भी है, b और d दोनों अवयव यहां भी है। ठीक है, वो कैंसिल करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया बाई माइनस एक्स। अब बच्चों यहां पर छोटा सा प्रश्न ये भी पूछ दिया गया है कि भाई x इंटरसेक्शन बाई का मान बताओ, तो जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो लिखना है। x और बाई के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, x का मान है देखो a b c d, इसके 4 अवयव हैं, और इसमें से इंटरसेक्शन कैसे करना है, बाई से, और बाई के अवयव हैं f b d और g। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहां पर अब हमें ये a लिखा है ना, ये a लिखा है, तो a यहां है, a यहां है ही नहीं, हमें कॉमन लिखना है जो इसमें हो और इसमें हो, दोनों में हो, है ना, वो लिखना है। तो यहां पर a है, a यहां है नहीं तो नहीं लिखना है, b यहां है, तो अब यहां b को लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार c यहां है, c यहां है नहीं तो नहीं लिखना है, d यहां है और d यहां भी है तो d को भी हमें लिखना पड़ेगा, यहां d भी लिखने हैं। तो x इंटरसेक्शन बाई बराबर क्या लिखना है, b, d लिखना है। करेक्ट है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो हमें लिखना है।
चलिए बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय पर आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पूरक समुच्चय का मतलब जैसे कोई एक समुच्चय ए होता है और ए समुच्चय का अगर हमें पूरक समुच्चय निकालना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, तो क्या करते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम ए डैश से लिखते हैं और ये बराबर होता है यू माइनस यू, मानी सार्वत्रिक समुच्चय में से ए समुच्चय के अवयवों को घटा देते हैं, तो जो अंतर मिलता है वो हमारा पूरक समुच्चय कहलाता है, अर्थात ए डैश कहलाता है। आइए यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको कर लेते हैं रफ, और इसके बाद देखो यहां पर कोई यूनिवर्सल सेट इसमें जरूर दिया जाएगा, और यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय दिया जाएगा, और सार्वत्रिक समुच्चय के बाद उसका एक उप समुच्चय कोई ए दिया जाएगा, और उस ए समुच्चय का अर्थात उप समुच्चय का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करवाया जाएगा। यहां पर देखो एक ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखो प्रश्न यहां दिया गया है कि एक कोई समुच्चय यू है जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 से लेकर के 9 तक, और इसमें इसके उप समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 4। एक कोई उप समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 2 4 6 8। एक कोई उप समुच्चय सी है जिसके अवयव हैं 3 4 5 6 दिए गए हैं। आपसे ये देखो ए डैश का मान पूछा है, मतलब ए समुच्चय का पूरक समुच्चय बताओ, बी समुच्चय का पूरक समुच्चय बताओ, ए यूनियन सी निकालो और उसका पूरक समुच्चय बताओ। इसी प्रकार बी माइनस सी समुच्चय निकालो और उसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। आसान से देखो कैसे करते हैं। पहला काम तो वही करना है भैया, हमें ए डैश निकालना है, तो ए डैश बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है यू माइनस ए, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से हम ए समुच्चयों के अवयवों का अंतर करते हैं, जो अंतर प्राप्त होता है वो आपका पूरक समुच्चय कहलाता है। देखो u बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके अवयव हैं। इसमें से a के अवयवों का अंतर करना है। a के अवयव हैं 1 2 3 4। अब जो यहां पर बचेगा वो काय से बचेगा, देखो a में u में हो किंतु a में ना हो, है ना, तो u वाले बचेंगे, a वाले आपको कैंसिल करना है। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। तो बच्चों ए डैश देखो एक आंसर हमारा आ गया। क्लियर, बिल्कुल एकदम आसान आसान। बी डैश निकालो, बी का पूरक समुच्चय बराबर u माइनस बी लिखना है। u के अवयव हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से b के अवयव को घटा देना है। b के अवयव हैं 2 4 6 8। यहां पर जब अंतर करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो 1 2 कैंसिल हो रहा है, मिलेगा 3 4 कैंसिल हो रहा है, मिलेगा 5 6 कैंसिल हो रहा है, इसके बाद में 7 मिलेगा, 8 कैंसिल हो रहा है, 9 मिलेगा। तो इस तरीके से देखो ये बी डैश हो गया। क्या हो गया, ये बी डैश। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो निकालना है ए यूनियन सी। पहले हमें क्या करना है, ए और सी का यूनियन करना है। तीसरा पॉइंट है ए यूनियन सी निकालो, ए और सी का यूनियन करना है। चलो यहां पर सीधा डायरेक्ट देखो, ए क्या है, ए हमारा ये समुच्चय है, सी क्या है, ये समुच्चय है। इन दोनों के अवयवों को एक साथ लिखना है, कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए और कोई भी डबल भी नहीं होना चाहिए। जैसे 3 यहां है, 3 यहां है, तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, 4 यहां है, 4 यहां है, एक ही बार लिखना है, बाकी सबको इकट्ठा कर दें। तो यहां कहेंगे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। ठीक है, 3 4 यहां भी है तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। 5 6 लिख दें यहां से, देखो 5 6, ये हमारा यूनियन का मान, ए यूनियन सी का मान आ गया। अब यहां से हमें इसका पूरक समुच्चय निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। तो कभी भी डैश निकालना है मतलब पूरक समुच्चय निकालना है, तो u में से उस समुच्चय को घटा देते हैं, u माइनस ए यूनियन सी करना है। u का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से घटाना कितना है, ये घटा देना है। देखो 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये हमें घटा देना है। घटाने के बाद मिलेगा कितना, देखो 1 से 6 तक तो कैंसिल हो जाएगा, 7 8 9, 7 8 9, है ना, ये हमें मिल जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का डैश होगा। ठीक है, आसान से सारी। बी माइनस सी का मतलब क्या है, देखो बी में से सी को घटाओ, बी के अवयवों में से सी के अवयव को हमें क्या करना है, घटाना है। पहला काम, बी का देखो जो अवयव है वो आपका है 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख देते हैं, और इसमें से हमें सी के अवयव को घटाना है। सी के अवयव हैं 3 4 5 6 है। जब हम इसका अंतर करेंगे तो अंतर में हमें देखो यहां से बी के अवयव को, जो बचे भाई बी के अवयव हैं उनको लिखना है, 2 लिखना है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 लिखना, 6 भी कैंसिल हो रहा है ना, 4 6 कैंसिल हो रहा है, 8 और लिखना है, 2,8 यहां से हमें b माइनस सी का मान मिलेगा। अब इसका हमें क्या करना है, पूरक समुच्चय निकालना है, b माइनस सी का डैश निकालना है, तो बराबर हमें क्या लिखना है, u माइनस b माइनस सी लिखना है ना। u का मतलब है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से हमें ये 2 और 8 दो अवयव को कैंसिल करके पूरे के पूरे हमें जो u के अवयव बचेंगे उनको लिखना है। 2 8 कैंसिल करोगे तो देखो एक तो ये मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 को कैंसिल करोगे और आगे 9 लिख के ये हमारा देखो आंसर हो गया। करेक्ट है। तो इस तरीके से याद रखो, बिल्कुल एकदम आसान आसान से सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान से। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो, है ना। अगर बढ़िया चल रहा है तो फिर ठीक है ना। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, यही काम है, बाकी और सब ठीक है। चलिए और अगला देखते हैं एक प्रश्न। अब देखो यहां पर एक अलग से टाइप का प्रश्न है, लिखता है यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि जिसमें x जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या 17 है। यहां nx लिखा है, इसका मतलब x समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 17 है। यहां पर लिखा है ny अर्थात y समुच्चय में अवयवों की संख्या 23 है, तथा x और y दोनों का जो यूनियन करेंगे उस यूनियन के जो समुच्चय में अवयव हैं वो कितने हैं, 38 हैं। तो हमसे पूछा गया है कि x और y का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे ये बताओ। तो बच्चों आपने जो समुच्चय का योग नियम है वो आपने पढ़ा है। समुच्चय का योग नियम ये कि दो समुच्चय हैं, जैसे a और b दो समुच्चय हैं, उनमें a में जो अवयव हैं उनको na लिखेंगे, b में अवयव हैं उनको nb लिखेंगे। a यूनियन b में जो अवयव हैं उनको na यूनियन b लिखेंगे, और a इंटरसेक्शन b में जो अवयव हैं उसको हम na इंटरसेक्शन b लिखेंगे। उनमें संबंध क्या होता है, a में अवयवों की संख्या प्लस b में अवयवों की संख्या बराबर होता है यूनियन में, दोनों के यूनियन में अवयवों की संख्या प्लस दोनों के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। देखो योग नियम हमारा ये है कि समुच्चय का योग नियम है कि a में अवयवों की संख्या को na लिखेंगे, na प्लस nb मतलब b में अवयवों की संख्या, दोनों की अवयवों की संख्या का योग बराबर होगा a और b के अवयवों का यूनियन कर दें, उसमें यूनियन में अवयवों की संख्या प्लस इंटरसेक्शन में a और b के इंटरसेक्शन में जो अवयवों की संख्या होती है उन दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। यूनियन में अवयवों की संख्या इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या का योगफल बराबर होता है दोनों समुच्चय के अवयवों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसी को यहां पर अप्लाई करना है। यहां पर हर प्रश्न में कभी ये अगर अप्लाई करने को आएगा तो यहां पर 1 2 3 4 राशियां हैं, इसमें से 3 के मान हमें दिए जाएंगे, 1 का मान पूछा जा सकता है। कोई भी 3 दिए जाएंगे, 1 का मान निकाल सकते हैं। इसी को हम यहां पर अगर अप्लाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो उल्टा करके लिख दें। अगर ऐसा लिख दें कि nx यूनियन y प्लस nx इंटरसेक्शन y, और इन दोनों का योगफल बराबर यहां पर लिख सकते हैं nx प्लस ny के बराबर लिख सकते हैं। सीधा सीधा है ना। उसका वो जो RHS में दिखाई दे रहा है वो इधर हमने लिख लिया, जो RHS में जो LHS में दिखाई दे रहा है उसको उधर लिख दिया, इधर का उधर कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये यूनियन लिखा है, इस यूनियन में जो अवयव हैं वो कितने हैं, 38 हैं, तो इसको हम यहां 38 लिख लेंगे। ठीक है,
यहां पर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में जो अवयव हैं उनकी संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है, बराबर एन एक्स का मान 17 दिया गया है जबकि एन वाई का मान 23 दिया गया है, ठीक है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर में ये हो जाएगा, दोनों का योग लिख देते हैं 40 और ये 38 इधर आएगा माइनस का 38, ठीक है। तो अब 2 बचेगा, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या मिलेगा 2। एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, 2 अवयव होंगे, ठीक है। इस पर एक देखो और व्यवहारिक प्रश्न देखते हैं, एक और यहां पर इबारत के रूप में जो प्रश्न लिखते हैं उसको देखते हैं। यहां बच्चों लिखता है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल 400 व्यक्ति हैं, 400 व्यक्तियों का कोई समूह है, उसमें से 250 तो अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं, 250 250 हैं वो हिंदी बोलते हैं और 200 जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 400 व्यक्ति हैं, इसमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 400। तो ये हम मान लेते हैं कि जो हमारे हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको एच से प्रदर्शित कर लिया जाए। हिंदी वाले लोग क्या हैं, ये हिंदी वाले लोग हैं ना, जिनको हमने एस से लिख लिया है, और जो इंग्लिश वाले हैं उसको ई से लिख लें, तो ये आपके क्या हैं अंग्रेजी वाले लोग हैं, तो उनको हमने क्या लिख लिया ई से लिख लिया। तो अब यहां से देखो हिंदी वाले जो लोग हैं वो कितने हैं 250 हैं, तो आप इसको ऐसे लिखो, हिंदी वाले जो तो सब पूरे समूह में हिंदी वाले लोग हैं वो कितने हैं, वो हैं 250, तो इसको लिखना है NH बराबर 250। अंग्रेजी वाले लोग को कैसे लिखोगे, यहां पर NE बराबर लिखेंगे हम 200, है ना। ई मानी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति जो है उनकी संख्या कितनी है 200, और टोटल जो समूह है, समूह को कह सकते हैं इकट्ठे लोग कितने हैं, तो वो यूनियन कहेंगे। यहां पर H और E का जो यूनियन कर लिया जाए, मतलब सभी लोग इकट्ठे कर लिए जाएं, तो उनकी संख्या यहां पर दी गई है कितनी 400 टोटल व्यक्तियों का समूह है। अब आपसे यह पूछा गया है कि जो व्यक्ति इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं वो कितने हैं, तो दोनों बोल सकते हैं मानी उभयनिष्ठ वाले छांटने हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो H इंटरसेक्शन E बराबर हमसे ये पूछ लिया गया, इनमें अवयवों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो देखो वही सवाल बन गया जो अभी था, बिल्कुल वही सवाल। इसको क्या करना है, देखो इसमें हमें जो फॉर्मूला है वो पहले लगा देना है, ये आपका समुच्चय का योगशील नियम है ना, योगशील नियम हम पहले यहां लगाएंगे। योगशील नियम से क्या होता है, योगशील नियम हमें लिखना है N हिंदी यूनियन इंग्लिश, ठीक है, और ये प्लस का निशान लगाओ, फिर लिखना है N हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर में N हिंदी लिखना है प्लस N इंग्लिश लिखना है। N मतलब संख्या, हिंदी बोलने वालों की संख्या, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, और ये है यूनियन में जो सभी लोग इकट्ठे हैं उनमें से उनकी संख्या, और जो इंटरसेक्शन का मतलब हिंदी और इंटरसेक्शन बोलने वाले मतलब उभयनिष्ठ वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। बाकी ये 3 हमें दिए गए हैं। यूनियन मतलब सब इकट्ठे लोग कितने हैं, सब इकट्ठे लोग 400 हैं। ये हमें हिंदी और इंग्लिश में जो कॉमन बोलते हैं उनकी संख्या हमसे पूछी गई है, जबकि हिंदी वाले बोलने वालों की संख्या यहां पर 250 दी गई है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या हमें 200 दी गई है। अब आप यहां लिख सकते हो N हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर में लिखना है, ये तो टोटल जोड़ो तो 450 आएगा, और ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस में 400 हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जो कॉमन लोग हैं उनकी संख्या यहां निकल के आएगी कितनी 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है ना। हिंदी बोलने वाले समूह में भी शामिल हैं और इंग्लिश बोलने वाले समूह में भी वो शामिल हैं, तो इसलिए उनकी जो संख्या है हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है वो कितनी है 50, करेक्ट है। चलिए एक और इसी टाइप का सवाल लेते हैं। देखो
तो बच्चों इस प्रश्न को देखो, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी वाले हैं, 52 चाय वाले लोग हैं। जो चाय पसंद करते हैं वो 52 लोग हैं, जो कॉफी पसंद करते हैं वो 37 लोग हैं। और टोटल कितने लोगों का समूह है, हम कह सकते हैं यूनियन की वैल्यू कितनी है, 70 है। 70 व्यक्तियों का समूह है। तो यूनियन दोनों का मतलब जो कॉफी और चाय पीते हैं उनके सबको मिलाकर के यहाँ 70 लोग हैं, जिसमें से 37 कॉफी पीते हैं, 52 चाय पीना पसंद करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जो दोनों में से ये कहता हो कि भाई हम नहीं पिएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो दोनों पीते हैं, या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है। या फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं, उन्हीं की संख्या यहां पर पूछी गई है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, ये हमारा प्रश्न है। देखो कैसे इसका आंसर करना है। यहां पर सीधी सीधी बात है कि जो कॉफी पीने वाले लोग हैं उनको हम सी से लिख लेते हैं। देखो कॉफी यहां पर लिख दें, कॉफी पीने वाले लोग हैं उनको सी से लिख लेते हैं। चाय पीने वाले जो लोग हैं उनको हम टी से लिख लेते हैं, ठीक है, टी फॉर चाय और सी फॉर कॉफी। तो इनमें यहां पर देखो कॉफी पीने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या दी गई है। कॉफी वाले लोग कितने हैं, 37 हैं। चाय वाले लोग कितने हैं, यहां पर एन टी लिख दें, ये हमें दिया गया है 52। जबकि टोटल जो समूह है वो कितने लोगों का है, 70 लोगों का। तो कह सकते हैं एन सी यूनियन टी बराबर कितने हैं, 70 लोग हैं, ठीक है। और अब दोनों में जो इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन लोग हैं वो कितने लोग हैं वो हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो वही काम करना है। समुच्चय का योगशील नियम क्या लिखना है यहां पर, समुच्चय का योगशील नियम से। योगशील नियम क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि पहला काम तो ये कि भैया दोनों का यूनियन में जो अवयव है प्लस दोनों के इंटरसेक्शन में जो अवयव है उनका योग बराबर में क्या होता है, ये लिख देते हैं कॉफी पीने वाले लोग जितने हैं उनका प्लस चाय पीने वाले लोग हैं उनका, दोनों का योग कर देते हैं, बराबर बराबर लिख के यहां पर देखो लिख देते हैं। ऐसे लिखो एन सी यूनियन टी लिखो प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी लिखो और बराबर में यहां लिखेंगे एन सी प्लस एन टी के बराबर लिखना है, ठीक है। अब देखो यूनियन वाले टोटल 70 लोग हैं और कॉमन दोनों पेय को पसंद करने वाले जो कॉमन लोग हैं उनका मान हमसे पूछ लिया गया है, वो कितने लोग हैं। जबकि यहां पर जो कॉफी पीते हैं वो 37 लोग हैं और चाय पीना पसंद करते वो 52 लोग हैं, ठीक है, ये 52 लिख देते हैं। तो सिंपल सा काम, इन दोनों को जोड़ो और ये 70 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर कितना हो जाएगा, यहां दोनों को जोड़ो तो 9 और 5 3 8 89 माइनस 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर यहां से क्या लिखना है 19, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, 19 लोग हैं, ठीक है। 19 व्यक्ति ऐसे हैं, सामने आया चाय तो चाय पी ली, सामने आ गई कॉफी तो कॉफी पी लिया, जो भी पीना है जो भी सामने आया वो पी लिया, ठीक है। तो ऐसे लोग कितने हैं, 19 लोग हैं, करेक्ट है बच्चों। तो इस टाइप से बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि सभी टाइप के हमने यहां पर इस पूरे चैप्टर के सभी टाइप के हमने यहां पर क्वेश्चन किए हैं और जो हमने यहां पर क्वेश्चन करवाए हैं वो परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम यहां पर करवाया है और इस हिसाब से इनको सेट किया है कि मेरे ख्याल से इसमें से पूरे चैप्टर में से कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो उसको आप हल कर लोगे, ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई ये प्रश्न आप अपने परीक्षा की तैयारी के हिसाब से कंप्लीट करो और इसकी मदद से पूरे चैप्टर के आप एक एक करके सवाल को लगाओ, है ना, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करो। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इसका हम 12th क्लास में बहुत बड़ा उपयोग करेंगे, है ना, 12th में इसका उपयोग होगा, इसके बाद प्रायिकता में भी इसका उपयोग होगा। तो कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, किसी प्रकार की कोई समस्या लगी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जरूर रहो, बाय बाय।